सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक का नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। अब बेसिकली हमने अब तक क्या पढ़ा है कि एक से ज़्यादा अप्रोच होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कंप्यूटर पे। और हमने क्लास 11 में 4 अलग अलग एल्गोरिथम पढ़ी थी जिससे हम चेक कर सकते हैं कि नंबर जो है प्राइम है या नहीं। पर सेम प्रॉब्लम के लिए एक एल्गोरिथम को मे बी थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए डेटा, ठीक है, दूसरे से। अब ये जो टाइम है, एक एल्गोरिथम जो लेता है पूरे प्रोसेस करने के लिए डेटा को, इसे हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि एक्चुअली में कितना टाइम है। और इसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन। एन इज अ वेरिएबल, कि कितने इनपुट हम देंगे, कितनी वैल्यूज उसमें रहेगी, कितना डेटा रहेगा, ठीक है। अब किसी भी स्मॉल सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स के लिए, जो कि इस एग्जांपल में दिए इन चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में, जो टाइम और मेमोरी है, जो अलग अलग एल्गोरिथम्स की है, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब एक रियल वर्ल्ड आता है, ठीक है, एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम को बहुत बड़े डेटा पे काम करना पड़ता है। इन केसेस में जो टाइम उसे यूज करना पड़ता है, जो उसे चाहिए होता है करने के लिए, वो बहुत एफिशिएंट, मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि वो कम रहे, ताकि वो जल्दी जल्दी काम हो सके। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कंसीडर करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की, इससे पहले कि हम उसे रियल डेटा सेट पे यूज़ करें। जैसे कि जो हमारा गूगल मैप्स है, उसमें एल्गोरिथम्स यूज़ होती है ए स्टार। अगर आप ए स्टार के बारे में पढ़ेंगे, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बारे में जो ट्रैवल टाइम वगैरह होता है, बेस्ट रूट चूज करने के लिए ए स्टार एल्गोरिथम होती है। बहुत सारी एल्गोरिथम है, बहुत सारी, जिनकी अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस हम उन्हें चूज करते हैं। अब जो डेटा साइंटिस्ट है, वो अलग अलग टेक्निक जो है प्रपोज करते रहते हैं, मतलब दिखाते रहते हैं या शोकेस करते हैं टू द वर्ल्ड, सॉर्टिंग करने के लिए। और वो हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करें। अब उनका बेसिकली क्यों करते हैं वो ये चीज़, वो करते हैं ताकि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो ढूंढ सके जो कि बिहेव करता है कि अगर इनपुट एलिमेंट्स बढ़े या ना बढ़े, कोई चेंज हो उनमें, ठीक है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है लिस्ट के इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसका इफेक्ट उन्हें पता लगे एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे, ठीक है। अब इस टाइप कंपैरिजन जो है हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम जो है हम किस केस सिनेरियो में चूज कर सकते हैं, किसी भी डेटा के ऊपर काम करते हुए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक अलग अलग क्या कहते हैं एल्गोरिथम्स की, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डिटेल एनालिसिस का यूज़ लेना पड़ता है। और ये, जैसे कि हम साफ साफ बताया कि इस टेक्स्ट बुक के बाहर है, ठीक है। बट मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है, मैंने काफ़ी टाइम से कोडिंग करी है, मैं आपको थोड़ा ईजियर तरीके बताऊंगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं। कोई भी एल्गोरिथम अगर उसमें कोई भी लूप नहीं है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी क्या होगी, 1, बिग ओ ऑफ 1, ठीक है। ये होता है जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होने होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब चेंज नहीं होंगे किसी भी केस में, चाहे कितना भी बड़ा डेटा सेट दिया है। इन एल्गोरिथम को बोलते हैं कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम्स, ठीक है। जैसे कि आपने दो नंबर लिए, ऐड करा, प्रिंट करा, इसमें हमने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ 1। अब कोई भी एक एल्गोरिथम जिसमें लूप है जो कि 1 से लेके n तक काम कर रहा है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n। क्योंकि ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट करेगा सेम स्टेटमेंट जो कि उसकी बॉडी में देंगे n टाइम्स, है ना। सो एक स्टेटमेंट को n टाइम्स वो ऑपरेट करेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। इन एल्गोरिथम्स को बोलते हैं हम लीनियर टाइम एल्गोरिथम। लीनियर मतलब जितना डेटा बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा, बिग O ऑफ n। जैसे कि हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता लीनियर होता है ना, उसी तरीके से ये काम करता है। अब नेक्स्ट, लूप विद इन अ लूप या नेस्टेड लूप, ठीक है, एक लूप के अंदर लूप होता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, n एलिमेंट्स पे तो एक लूप काम करता है ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी O ऑफ n। अब हर एक एलिमेंट के लिए हम n एलिमेंट्स विद इन अनदर लूप हम कर रहे हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय n, सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इन एल्गोरिथम्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक टाइम एल्गोरिथम, क्वाड्रेटिक ग्राफ की तरह ही काम करता है। अब नेक्स्ट, अगर नेस्टेड लूप है और उसके साइड में सिंगल लूप है, जैसे कि फॉर जो भी है इसके अंदर एक और फॉर लूप, ठीक है, एन एन,
ये एक नेस्टेड लूप हो गया और इसके बाद हमने इंडिपेंडेंटली एक और फॉर लूप लगाया। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस बेसिस पे कैलकुलेट होगी? नेस्टेड लूप। अब इसका रीजन देता हूँ मैं क्यों होगी। अब नेस्टेड लूप के लिए क्या होगा? बिग ऑफ एन मल्टीप्लाई एन, है ना। अब जो नेक्स्ट वाली इंडिपेंडेंट हमारी लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन, सो बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन। सो इसमें किसी भी नंबर के लिए कौन सी बड़ी वैल्यू? एन स्क्वायर की बड़ी वैल्यू आएगी। सो हमेशा बड़ी वैल्यूज पे वो डोमिनेट करेगा। सो एट लास्ट हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर बोलते हैं, भले ही इसमें दो अलग अलग लूप्स हैं, ठीक है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि एन स्क्वायर की वैल्यू हमेशा डोमिनेट करेगी बड़ी वैल्यूज पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जैसे कि पाइथन प्रोग्राम पे हम अगर देखें, जो तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, अगर हम नोटिस करें तीनों प्रोग्राम में, तो वहाँ पे नेस्टेड लूप है, एक लूप के अंदर एक और लूप। सो अब जो हमने ये जो रूल्स पढ़े हैं चार, इसके अकॉर्डिंगली सबकी जो भी हमने तीन सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ी है, बबल, सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट, इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ एन स्क्वायर। सो मैंने थोड़ा सा आपको सिखा दिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा इजियर वे में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और इसी के साथ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ गए और मतलब समझ गए, और हमें पता लग गया क्यों ये काम आती है। क्योंकि मे भी कोई एल्गोरिथम हो जो कि O ऑफ n में काम कर दे, बट हम जो कोड लिख रहे हैं वो O ऑफ n स्क्वायर का है। तो लेट्स से हमारे पास एलिमेंट है 4, तो टाइम किसको लग रहा है? O ऑफ n के केस में अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है तो हमें 4 सेकेंड्स लगेंगे, ऑफ और O ऑफ n स्क्वायर के केस में हमें 16 सेकेंड्स लगेंगे। सो हम किसको पिक करेंगे? O ऑफ n वाली एल्गोरिथम को, क्योंकि वो कम टाइम लेगी। सो यही रीज़न है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही था। होपफुली आपको समझ आ गया हो, इंटरेस्ट आया हो। अगर कोई भी आपको इशू लगे, कोई भी आपको चीज़ समझना है, आप चाहते हैं कि डीपर एक्सप्लेनेशन आए, ढंग से एक्सप्लेनेशन आए, उससे बेटर, और तो नीचे कमेंट ड्रॉप डाउन कर देना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।